अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ADD के बारे में। आज हम गबोमेट की किताब स्कैटर्ड माइंड्स का रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। इसमें वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ADD के बारे में बताते हैं। गबोमेट के मुताबिक ADD एक कम समझी गई और अक्सर गलत तशखीस की जाने वाली बीमारी है। असल मसला ये है कि हम इस बीमारी को सिर्फ बायोकेमिकल्स और हार्मोन्स की बिना पर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है बड़ी तस्वीर का। दिमाग के बायोकेमिकल्स ADD में ज़रूर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को सिर्फ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की गर्दिश तक महदूद नहीं किया जा सकता, और जेनेटिक्स भी इस बीमारी के बारे में कुछ खास नहीं बताते। इस बीमारी को समझने के लिए कि ये कैसे और क्यों होता है, हमें बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरेक्शन पर नज़र डालनी होगी, यानी कि हमें बच्चों की नशोनुमा को खानदानों और सोसाइटी के अंदर देखना होगा। अब हम देखते हैं कि ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर दरअसल है क्या। इसकी 3 बड़ी खासियतें हैं। पुअर अटेंशन स्किल यानी कमज़ोर तवज्जो, पुअर इम्पल्स कंट्रोल नाकिस इम्पल्स कंट्रोल और हाइपर एक्टिविटी है। हम इन खासियतों को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पुअर अटेंशन स्किल के बारे में। यहाँ हम इससे मुराद लेते हैं ऑटोमेटिक ट्यूनिंग आउट यानी दिमाग का गायब हो जाना। उस वक्त दिमाग मौजूद नहीं होता जब इसकी तवज्जो किसी काम को मुकम्मल करने या हिदायत को समझने के लिए दरकार होती है, यानी अचानक से तवज्जो में कमी आ जाना। और तवज्जो में ये कमी कई शक्लों में हो सकती है। ADD वाला शख्स किसी से अगर सवाल पूछता है तो उसके जवाब में वो जून आउट हो जाता है, यानी उसका दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है और उस पर कंसंट्रेशन नहीं करता। अगर वो एक किताब पढ़ रहा है तो जब वो अचानक किताब से सर उठाकर देखता है तो उसको लगता है कि उसे एक लफ्ज़ भी याद नहीं हुआ। या वो अगर किसी कमरे में दाखिल होता है तो वो ये सोचने लगता है कि उस कमरे में जाने का उसका मकसद क्या था। इनअटेंटिवनेस यानी तवज्जो में कमी किसी भी शक्ल में हो, ये अमली मुश्किलात का सबब बन सकती है। तवज्जो ना दे पाने वाले बच्चे स्कूल में अक्सर पीछे रह जाते हैं, और इसी मसले का शिकार बड़े लोग भी अक्सर अपने काम पर छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो प्रमोशन से महरूम रह जाते हैं। और तवज्जो में कमी लोगों की ज़िंदगी के लुत्फ़अंदोज़ होने में भी रुकावट डाल सकती है। जैसा कि एक मरीज़ ने ऑथर को बताया कि उसे कभी भी म्यूज़िक समझ नहीं आया। ये एक उलझी हुई नाकाबिले फ़हम वॉल ऑफ वाइट साउंड यानी सफ़ेद आवाज़ की दीवार थी। और इसी तरह एक दूसरे मरीज़ ने बताया कि वो ADD की वजह से यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की वजह से वो अक्सर सोशल आइसोलेट रहता है। और उसने ये भी कहा कि वो अपने आप को इंसानी जिराफ समझता है, कि उसका जिस्म तो दूसरे लोगों के साथ होता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका सर दूर ऊपर कहीं बादलों में फंसा हुआ है। लेकिन तवज्जो में कमी कभी भी मुकम्मल नहीं होती। दरअसल डॉक्टर्स कभी कभी ADD की तशखीस को मिस कर देते हैं, क्योंकि उनके मरीज़ कभी हाइपर अटेंटिव फोकस दिखा सकते हैं, यानी वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दिखा सकते हैं। मसलन एक स्कूल में तवज्जो ना देने वाला बच्चा शाम को खुशगवार अंदाज से मैप्स पर घंटों लगा सकता है। बात यह है कि ADD वाला जहन अगर किसी काम में तवज्जो और दिलचस्पी रखता है तो वो काम मुकम्मल करने के लिए उसे तवज्जो और मोटिवेशन जमा करने में कोई मुश्किल नहीं हो। और अगर किसी ADD वाले बच्चे को जियोग्राफी दिलचस्प लगती है तो वो मैप्स पर मुताला करने में और तवज्जो देने में उसे कोई परेशानी नहीं हो। और ये हाइपर अटेंटिवनेस उसको उसकी दिलचस्प सरगर्मी में मसरूफ़ रखने में तो मददगार साबित हो सकती है, लेकिन उसे दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर सकती। और ये भी तवज्जो की नाकिस रेगुलेशन का एक जुज़ है। ADD का दूसरा किरदार है इम्पल्सिवनेस यानी तसल्सल का कंट्रोल। नाकिस इम्पल्स कंट्रोल भी मुख्तलिफ शक्लों में होता है। एक ADD वाला बच्चा अक्सर सोचने से पहले बोलना शुरू कर देता है, जो दूसरे लोगों के लिए गैर मुनासिब होता है, या फिर वो दूसरों के बीच मुदाखलत करना शुरू कर देगा। अक्सर औकात इम्पल्सिवनेस अक्सर ज़्यादा खतरनाक रिस्क उठाने का सबब बनती है। ADD वाले बच्चे शायद छत पर कूद जाएं, या एक नौजवान शख्स
जो किचन कैबिनेट में जाके अल्कोहल की बहुत ज़्यादा मिकदार पी लेता है। या जैसा कि ऑथर के एक मरीज ने कहा, इसे कोई भी चीज़ तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने से नहीं रोक पाती सिवाय पुलिस कार के सायरन के। एडीडी का तीसरा और आखिरी किरदार हाइपर एक्टिविटी है। पहले दो किरदारों के बरक्स हाइपर एक्टिविटी हर जगह मौजूद नहीं होता। हाँ, एडीडी वाले बहुत से लोग बैठे नहीं रह सकते, वो बेचैनी से हिलते रहते हैं या फिर उंगलियों से कोई चीज़ बचाते रहेंगे, अपने नेल्स को चिबाते रहेंगे या फिर पैरों को थपथपाते रहेंगे या फिर बात करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ये बिल्कुल भी नहीं होता। मसलन एडीडी वाली लड़कियों को अक्सर तशखीस नहीं होती क्योंकि उनका रवैया क्लासरूम में परेशानी का सबब नहीं बनता। वो क्लासरूम में आराम से बैठी रहती हैं और अपने टीचर्स की बात सुनने का शायद दिखावा करती हैं। मसला तब सामने आता है जब उनके परेशान वालिदैन ये सोचने लगते हैं कि उनकी वेल बिहेव बेटियां स्कूल में इतना ख़राब बिहेव क्यों कर रही हैं। एडीडी वाले कुछ लोग तीनों खासियतों का इजहार करते हैं। इस सूरत में उन्हें ADHD यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की तशखीस हो सकती है। लेकिन इन तीन खासियतों में से किसी दो खासियतों के मौजूद होने से भी एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट ADD की तशखीस कर सकता है। जब हम इस बीमारी की खासियतों के बारे में जान चुके हैं तो हम अब इसके असबाब के बारे में जानते हैं, यानी ADD का सबब क्या है। टेंशन दिमाग की नशोनुमा को रोक सकती है और ट्यूनिंग आउट का सबब बन सकती है। इत्तफाक राय ये है कि ADD एक विरासती जिन्याती बीमारी है और हम वापस इस पर आएंगे। पहले चलिए हम ADD वाले दिमाग को देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। दिमाग की तस्वीर के मुताबिक दिमाग का वो हिस्सा जो फैसलों को कंट्रोल करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, काम कर रहा होता है। यानी ये नॉर्मली काम करता है जब दिमाग पुरसकून होता है, लेकिन जब इसे किसी काम में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो ये कमज़ोर हो जाता है। एक टेस्ट के मुताबिक ADD वाले बच्चों में फास्ट वेव ब्रेन एक्टिविटी उस वक्त कम हो जाती है जब उन्हें मैथ के प्रॉब्लम पेश किए जाते हैं। फास्ट वेव एक्टिविटी यानी दिमाग का मुतहर्रिक होना और दिमाग का शामिल होना। फास्ट वेव एक्टिविटी उन बच्चों में बढ़ जाती है जो ADD का शिकार नहीं है जब यही मसाइल उनके सामने आते हैं। तो ADD वाले दिमाग में अक्सर डोपामाइन की कमी होती है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग से रिलीज होता है और जिससे आप खुशी को महसूस करते हैं, और इसकी एक राइट अमाउंट होना हमारी बॉडी और हमारे दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ADD के लिए स्टैंडर्ड इलाज ये है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो फैसलों को कंट्रोल करता है, उसमें डोपामाइन की पैदावार को उकसाया जाए, और ये काम रिटैलिन और डेक्साड्राइन जैसी अद्वियात करती हैं। वो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाते हैं और फास्ट वेव दिमाग की सरगर्मी को हौसला देते हैं। ये अद्वियात मरीज की तवज्जो में इजाफा करती हैं और उन्हें सुकून देती हैं। इससे ये लगता है कि ये अद्वियात ADD वाले दिमाग में किसी जिन्याती नुक्स को दुरुस्त कर रही हैं। ये नज़रिया बिल्कुल गलत नहीं है कि ADD में विरासती जुज़्व है, लेकिन हम इस बीमारी को पूरी तौर पर जिन्याती भी नहीं कह सकते। इस वजह को समझने के लिए हम इंसानी दिमाग की नशोनुमा की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम एक घोड़े की तरफ देखते हैं। एक घोड़े का बच्चा अपनी जिंदगी के पहले दिन ही दौड़ सकता है दूसरे मैमल्स की तरह। पैदाइश के वक्त न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारनामों में हैरत अंगेज काबिलियत रखता है, जबकि इंसानी बच्चे के दिमाग को चलने के लिए 2 साल दरकार होते हैं। हम यहाँ पर इसकी वजह तो नहीं जान सकते, लेकिन ये देखते हैं कि हमारा दिमाग पैदाइश के वक्त पुख्ता नहीं होता, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो हमारे सर इतने बड़े हो जाते कि बर्थ कैनाल से गुजर नहीं सकते। अगर हम 9 महीने में पैदा ना होते तो हम बिल्कुल भी पैदा ना होते। इसका मतलब है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बहुत बड़ी मिकदार पैदाइश के बाद पैदा होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि इंसान के सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सलाहियत इंसान की पैदाइश से ही मौजूद होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पैदाइश के बाद होती है। बच्चों के ब्रेन की सलाहियत पहले 3 साल में बहुत तेज़ी से होती है। इनके हर सेकंड में लाखों नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं और ये प्रोसेस तेज़ी से होता है। बच्चों की बॉडी का साइज़ 3 साल की उम्र तक
सिर्फ 20% होता है, जबकि उनके ब्रेन का साइज 80% होता है। लेकिन ये याद रखें, ये डेवलपमेंट सिर्फ जीन्स पर नहीं डिपेंड करती, जीन्स तो सिर्फ ब्लूप्रिंट होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इंसान की आई साइट की डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर एक बच्चा जो परफेक्ट आई साइट डेवलप करने की जेनेटिक कैपेसिटी रखता है, लेकिन अपने वो पहले ज़िंदगी के 5 साल अंधेरे कमरे में गुजार दे, तो उसकी आई साइट पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाएगी, बिना लाइट वेव्स की इनपुट की, और ये देखने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मर जाती है। इस पॉइंट पे हम ADD की तरफ वापस आ सकते हैं। किसी भी शख्स में पैदाइशी तौर पर इम्पल्सिव कंट्रोल पूरी तरह तैयार नहीं होता है, तो ये सर्किट पैदाइश के बाद नशोनुमा करता है। लेकिन क्या हम ऐसे इन्वायरमेंटल इनपुट्स का पहचान कर सकते हैं जिनका इसकी तवानाई में किरदार है? एक लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे के शुरू के दिनों में डोपामाइन से भरे नर्व टर्मिनल्स और रिसेप्टर्स नशोनुमा करते हैं। इन्हें केयर गिवर्स के साथ खुश मजाजी वाले इंट्रैक्शन स्टिमुलेट किया जाता है। एक माँ की मोहब्बत भरी निगाहों को जब बच्चा महसूस करता है, तो उस वक्त बच्चे के दिमाग में केमिकल पैदा होते हैं जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामाइन रिसेप्टर्स की मिकदार को बढ़ाते हैं। डोपामाइन हमारे दिमाग से खारिज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जिससे हम खुशी महसूस करते हैं, और ये हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये इनपुट मौजूद ना हो तो क्या होता है। अगर ये बच्चा अपने ज़िंदगी के शुरुआत के कुछ सालों को एक इमोशनल ब्लैक बॉक्स में गुजारता है तो क्या होगा? बंदरों के साथ किए गए कुछ स्टडीज़ से हमें पता चलता है कि जब आप केयर गिवर्स यानी आपकी माँ या कोई और उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो उसके आपके दिमाग पर क्या असरात मरतब होते हैं। एक मिसाल के तौर पर 6 दिनों के लिए बंदर के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, तो उसका डोपामाइन लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। इंसानी बच्चों पर की गई रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर केयर गिवर्स इमोशनली एब्सेंट होते हैं, यानी जज्बाती तौर पर वो मुनासिब नहीं होते, तो उनके इमोशनली नामुनासिब होने की एक वजह डिप्रेशन भी है। और बहुत सी स्टडीज़ ये जाहिर करती हैं कि वो बच्चे जिनकी माएँ डिप्रेस्ड होती हैं, उनका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत उन बच्चों के जिनकी माएँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं। कॉर्टिसोल एक बुनियादी तनाव का हार्मोन है जो खून में ग्लूकोज को बढ़ाता है और आप दिमाग के ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है। और कॉर्टिसोल एक बहुत ज़्यादा मिकदार एक लंबे अरसे तक के डोपामाइन लेवल को कम कर देता है। अब हम बढ़ते हैं एट्यूनमेंट की तरफ। एट्यूनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बच्चा इमोशनली अलाइंड होता है, और ये उसके और उसके केयर गिवर के बीच की बॉन्ड को रेफर करता है। जब एक माँ अपने बच्चे को उठाकर उसके रोने की आवाज़ को सुनती है तो अपने चेहरे पर दुख भरा एक्सप्रेशन बनाकर उसका दुख समझ लेती है और उससे शेयर करती है। इस तरह का इंटरेक्शन बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बच्चा एट्यूनमेंट नहीं फील करता है तो उसको डर लगता है, उसको स्ट्रेस होता है और वो अपने एनवायरनमेंट में सेफ फील नहीं करता। ऐसी सूरत में बच्चे का ब्रेन स्ट्रेस की वजह से स्लो हो जाता है और जिससे उसका दिमाग बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। ADD का बढ़ना एक माशरती मसला है जिसका एक बाब ये है कि पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई इतना वास्ता नहीं होता जितना कि होना चाहिए। बच्चों की तरबियत और उनकी तरबियत में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात इस मसले के हल के लिए मुफीद हैं, लेकिन इनकी तरबियत में जैसा कि हमने पहले कहा कि एट्यूनमेंट और स्टिमुलेटिंग इंट्रैक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है और उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ADD का जेनेटिक एलिमेंट उतना डोमिनेंट नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बहुत से रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि ADD के चांसेस अपने मकासद में किसी ख़ास जीन की निस्बत कुछ मुख्तलिफ जीन्स में ज़ाहिर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ADD का मकसद और सलूशन बिल्कुल वाज़ेह है। बच्चों को हेल्दी और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है और जेनेटिक्स इस मसले के सामने अहम है, लेकिन इस मसले की इब्तदा
और इसका हल दोनों पेरेंटिंग और समझ की तरबियत पर मुनहसर है। अगर हम बच्चों को छोटी उम्र में ज़रूरत की तरबियत नहीं देंगे तो वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह से कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। वो कम तकलीफ़ देने वाली चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा जज्बात रखते हैं। जब ये तकलीफ़ देने वाली चीज़ें फिज़िकल हों तो हम कह सकते हैं कि वो एलर्जिक हैं। नॉन एलर्जिक लोगों को मक्खी काट जाए तो उनको सिर्फ एक चुभन महसूस होती है, लेकिन एलर्जिक लोगों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर कुछ अलग तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक एडीडी के पेरेंट्स के बच्चों में एडीडी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये उन लोगों में भी कॉमन है जिनके पेरेंट्स डिप्रेशन, एग्जाइटी, एडिक्शन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एडीडी के पेशेंट्स फिजियोलॉजिकली भी सेंसिटिव होते हैं और इस डिसऑर्डर के बच्चे ज़्यादा एलर्जी से सफ़र करते हैं, लेकिन वो इमोशनली भी बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं। एडीडी के पेशेंट्स जाहिर है कि वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एडीडी वाले बच्चे ज़्यादा एलर्जीज जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। हाल ही में देखा गया है कि एडीडी के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसी तरह की फिगर हमें बताते हैं कि कुछ सालों में एडीडी के पेशेंट्स की रेशियो में 36% इजाफा हुआ है। और इस ट्रेंड की वजह क्या है, और हम देखते हैं कि इस ट्रेंड की वजह क्या है। क्या जेनेटिक्स है? जेनेटिक्स नहीं है। पॉपुलेशन की जीन्स सालों में नहीं बदलती, इनमें तब्दीलियां हजारों या फिर मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। आजकल इस बीमारी की तशखीस पहले के मुकाबले में ज़्यादा होती जा रही है, और इस तरह के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जेनेटिक्स की जगह लाइफस्टाइल्स पर नज़र डालते हैं। इस बात से समझना आसान है कि क्या पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से इन्फेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि अमेरिकन लोग ज़्यादा सोशल आइसोलेशन का शिकार हैं। लोगों के पास कम दोस्त हैं और वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। वो ज़्यादा काम करते हैं। ये देखा गया है कि 1935 में एक वीक में एक वर्कर के पास 40 घंटे फ्री टाइम होता था, लेकिन 1990 में ये फ्री टाइम सिर्फ 17 घंटे तक पहुंच गया था। अब दोनों पेरेंट्स को फुल टाइम जॉब्स करना पड़ती हैं। प्राइवेट चाइल्ड केयर महंगा है और सरकारी डे केयर भी बहुत कम फंड्स में चल रहे हैं। पेरेंटल लीव के लिए भी कोई मुकम्मल कानून नहीं है और ये कुछ दिनों का होता है। इस तरह से बच्चों की सही तरह देखभाल नहीं की जाती और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। एडीडी की परसेंटेज इतनी ज़्यादा क्यों है? इसकी एक वजह तो मुख्तलिफ बीमारियां हैं। दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और मोटापे की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है। आज के नॉर्थ अमेरिकन ज़िंदगी ने बेसिक इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना छोड़ दिया है। इन तमाम फैक्टर्स को जोड़ने से एक आसान सी इक्वेशन बनती है। केयर गिवर्स, बच्चों की देखभाल करने वाले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं और वो ध्यान से काम नहीं कर पाते जैसे कि पिछले ज़माने में लोग करते थे, और अपनी बेहतर इंटेंशंस के बावजूद ये स्ट्रेस बच्चों के साथ एट्यून रिलेशनशिप को बनाए रखने के काबिल नहीं रहते। इस तरह के स्ट्रेस पेरेंटिंग के नतीजे में बच्चों के जज्बात बहुत मुतासिर, जो कि बच्चों के दिमाग में फोकस, अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल को रेगुलेट करने में रुकावट डाल देती है। और इन ट्रेंड्स से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले बच्चे हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जो कि एडीडी का शिकार बनने की ज़्यादा करीब होते हैं। यहीं पर हमारी बुक समरी ख़त्म होती है। हमने आज इस बुक में एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।